इस पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 7 बजने वाले हैं और आज चौथे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। यानी 4 चरण की वोटिंग अब तक हो चुकी है। ज्यादातर सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। यानी सियासी महाभारत में अब 3 चक्र भी बाकी हैं। ऐसे में किन महारथियों के हिस्से आएगी महाजीत और किसके चेहरे मायूस होंगे, आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। साथ ही अपने मेहमानों से 24 दिन बाद जो नई सरकार बनने वाली है उस नई सरकार के समीकरण को भी हम समझेंगे। 373 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। यानी इन सीटों पर उम्मीदवार की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। 23 तारीख को असल नतीजे आएंगे। उस दिन साफ होगी तस्वीर कि आखिरकार मोदी सरकार की वापसी होती है या फिर नई सरकार को मौका मिलता है सत्ता संभालने का। जो मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं उनसे आपका परिचय करवा दें। आलोक शर्मा जी है कांग्रेस पार्टी से, सैयद जफर इस्लाम है भारतीय जनता पार्टी से, इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर आर बालाशंकर है सीनियर जर्नलिस्ट, और साथ ही उमाकांत लखेरा जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दोनों पार्टियों से एक एक प्रतिक्रिया, क्योंकि 373 सीटों पर जफर इस्लाम जी सबसे पहले आपके पास, क्योंकि इन 373 सीटों पर 166 सीटें आपको 2014 में मिली थी। इस बार आप कितनी सीटें देखते हैं, एक आकलन। और इस बार के चुनाव में साथ ही अगर चौथे चरण की बातचीत कर लें, वोटिंग परसेंटेज बहुत बेहतर नहीं, आपको लगता है यह उदासीनता कहीं आपके खिलाफ न चली जाए? चलिए, फोन कर चुका है जफर इस्लाम जी का, मैं आऊंगा। लेकिन आलोक शर्मा जी, यही सवाल आपके पास। इन 373 सीटों पर 37 सीटें सिर्फ मिली थी 2014 में। इस बार आपका आकलन क्या कुछ कहता है? और उसके साथ ही चुनौतियां ज्यादा है, क्योंकि आज चौथे चरण में जिन 8 राज्यों में चुनाव है, 6 राज्यों में तो कांग्रेस का 2014 में खाता तक नहीं खुला था। इस बार आकलन क्या और इस बार बदलाव क्या देखते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूं कि इस बार जिस तरह से तमाम जो वायदे किए गए थे 2014 में वो पूरे नहीं हुए। चुनावी वादे अगर पूरे नहीं होंगे तो देश की जनता सबक सिखाएगी, और आज का दिन बीजेपी के लिए पूरी तरह से सबक सिखाने वाला है। जनता ने अपना जो मत है वो मतपेटियों में बंद कर दिया है ईवीएम के अंदर। मुझे लगता है कि आज जिस तरह के नतीजे हैं, महाराष्ट्र के अंदर से जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है उसमें स्पष्ट ये आ रहा है कि शिवसेना का वोट बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुआ है। बाकी राज्यों के अंदर भी, क्योंकि आज मेनली महाराष्ट्र था, बाकी राज्यों के अंदर भी, क्योंकि राजस्थान में जितनी सीटों पर चुनाव आज 11 था, 11 की 11 पर बीजेपी थी। मुझे लगता है कि आज ये हाफ मार्क पर सिमट कर रह जाएगी बीजेपी। जो पिछली बार में इनका परफॉर्मेंस था, आज सबसे बड़ी डिफीट अगर देखने को मिलेगी तो भारतीय जनता पार्टी में मिलेगी। आप बताइए कि बंगाल के अंदर मोदी जी का जिस तरह से भाषण है और कह रहे हैं कि 40 विधायक हमारे संपर्क में, देश का प्रधानमंत्री का हॉर्स ट्रेडिंग बता रहा है कि वो लोग हमारे संपर्क में। इसका दूसरा एंगल भी है कि वेस्ट बंगाल के अंदर जिस तरह की उम्मीद बीजेपी को थी उस तरह की उम्मीद नहीं है, और खेसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली सिचुएशन आज देश के प्रधानमंत्री की हो गई है। बीजेपी का सुपड़ा साफ होना पहले 4 चरणों में पूरी तरह से तय हो गया है आज। आलोक जी, एक सवाल और। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसा हुई है, ठीक है, प्रधानमंत्री का जो बयान है उन्हें नहीं देना चाहिए था, उस पर यह सवाल मैं जफर इस्लाम से भी पूछने वाला था, इस पर मैं उनसे जवाब भी लूंगा। लेकिन जिस तरीके से हिंसा हुई है, बीजेपी का यह कहना है कि दरअसल स्थिति बदलने वाली है पश्चिम बंगाल के अंदर, इसलिए बौखलाहट टीएमसी कार्यकर्ताओं के अंदर ज्यादा है, इसलिए वो बूथ के अंदर पहुंच रहे हैं। अलग अलग जगहों से हिंसा की खबरें आ रही हैं। देखिए, मैं समझता हूं वेस्ट बंगाल हो या कुछ राज्य, त्रिपुरा पहले इसी तरह का राज्य था, वहां पर हिंसा की इस तरह की घटनाएं, बिहार भी उसमें से एक एक्सेप्शन नहीं था, उत्तर प्रदेश में भी कुछ घटनाएं रहती थी। मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं वहां पर होती रही हैं पहले भी। और अगर आप देखें कम्युनिस्टों ने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, कुछ आंकड़े पुख्ता तौर पर सामने आएंगे। रुक करते चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। 7.9 crores of which women voters were 5.7 crores. A glance at the figures of our persons with disabilities give us another reason for being optimistic. The number of persons with disabilities electors was 1.7 lakh in phase 1, 8.52 lakh in phase 2, 9.98 lakhs in phase 3, and more than 10 lakhs today in phase 4 of the polls. The elections for the 4th phase today were completed from 1.46 lakh polling stations. As all of you are aware, the assembly elections were being held simultaneously with national elections in the 4 states of Andhra Pradesh, Odisha, Sikkim and Arunachal Pradesh. It is quite heartening to announce the completion of the polling for all the assembly polls today.
Now some of the moments of gracias. The first and foremost, I would like to thank millions of voters who braved this scorching heat in order to come out and cast their vote. It's quite encouraging to see a large number of women, senior citizens and persons with disabilities queued at the polling stations to exercise their franchising. My gratitude to all polling officials, starting from booth level officers to the AROs, ROs, DOs and Chief Electoral Officers and all state nodal officers. Lakhs of the security personnel from CPF, police force and other para police organizations, they are deployed at the polling station to enable a free and fair election. We must all realize that the conducting elections on such a gigantic scale is an exercise that tests one's endurance in every way. चलिए, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और जैसे और जानकारियां प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर सामने आती हैं, वोटिंग परसेंटेज को लेकर पुख्ता तौर पर वो आपके सामने रखेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर है, पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने सेरमपुर में रैली के दौरान दावा किया कि चुनाव के बाद टीएमसी के कई विधायक पार्टी छोड़ने वाले हैं। जिस बयान का जिक्र अब से थोड़ी देर पहले आलोक जी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि टीएमसी के 40 विधायक बीजेपी के संपर्क में है। पीएम मोदी के इस बयान पर टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने पलटवार किया है और कहा है कि एक्सपायरी बाबू पीएम, आपके साथ एक पार्षद भी नहीं जाएगा, विधायकों की बात आप छोड़ दीजिए। उन्होंने पीएम पर हॉर्स ट्रेडिंग का भी आरोप लगाया है। क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा, यह बयान आपको सुनाते हैं। ये है, दीदी ने माटी और मानुष की बातें कही थी ना, दीदी ने माटी को छोड़ दिया है। आज भी दीदी तुम्हारे 40 विधायक मेरे संपर्क में है। आज भी दीदी तुम्हारा बचना मुश्किल है अब, क्योंकि आपने विश्वासघात किया है। हालत यह है, दीदी ने माटी और मानुष की बातें कही थी ना, दीदी ने माटी को छोड़ दिया है। तो ये प्रधानमंत्री का बयान। सेरमपुर की रैली में सीधे जफर इस्लाम का रुख करेंगे। जफर इस्लाम, एक बात बताइए, क्या ये प्रधानमंत्री पद पर जो शख्स बैठा हुआ है, ये भाषा शोभा देती है? आप लोग, दूसरा सवाल ये इसी के साथ जुड़ा हुआ, क्या आप धमकी पर उतर आए हैं पश्चिम बंगाल के अंदर? देखिए, पश्चिम बंगाल को अगर आप सही से समझते हैं तो पश्चिम बंगाल में वहां की सरकार ने सिर्फ गुंडे पाल रखे हैं। गूंस जो है उनके पैट्रोनेज में है और उनकी पूरी तरह से देखभाल जो है वहां की सरकार करती है। ऐसे में वहां पर आपने कभी नोटिस किया है कि लोग अपना नॉमिनेशन नहीं भर पाते हैं? कितने सारे इस म्युनिसिपल इलेक्शन में लोग नॉमिनेशन भरने जा ही नहीं सकते, इसलिए कि वहां के गुंडे नहीं तो नॉमिनेशन नहीं भर पाते और गुंडे पाल रखे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 40 विधायक मेरे संपर्क में। ऐसी हालत, इन दोनों का क्या कनेक्शन है? ठीक है आलोक जी एक बार इनसे जवाब सुन ले, मैं क्रॉस कर लूं फिर आपके पास भी आता हूं। क्या बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री ने जो बोला वो सही कहा। वहां हालात इतने बुरे हैं कि वहां पर फेयर इलेक्शन कराना बहुत मुश्किल है। और जब फेयर तो इसलिए उनके विधायक आप तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे, इस तरह के इसलिए उनके विधायक तोड़कर आप पार्टी में शामिल कर लेंगे अपनी कोशिश करते हैं और गुंडागर्दी करनी शुरू करते हैं। देखिए, जो भी, मुझे ये नहीं मालूम कि हम उस पर्टिकुलर 40 लोग कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना कोई वो 40 विधायक। एक बात बताइए, 23 तारीख को जफर इस्लाम, 23 तारीख को यह तय होना है ना कि मोदी सरकार की वापसी होती है या नहीं होती है, या 23 तारीख को यह तय होना है कि ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में रहती है या नहीं रहती है? देखिए, दोनों चीज होनी है, लेकिन मतलब आप ये मानकर बैठे हैं कि अगर आपकी सत्ता में वापसी होती है तो ममता बनर्जी की सरकार आप लोग गिरा देंगे? ममता बनर्जी समझ रही हैं कि नहीं, ममता बनर्जी की सरकार हम क्यों गिराएंगे? ममता बनर्जी की सरकार उनके अपने लोग ही गिराएंगे, इसलिए कि लोग ही तराई तराई कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जिस तरह से ममता बनर्जी सरकार चला रही है वो सिर्फ देश को, समाज को तोड़ने वाली सरकार है और वहां पर कोई लोगों का अच्छा नहीं कर रही है। वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है? कोई डेवलपमेंट हो रहा है, कोई विकास हो रहा है? वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है और जो प्रधानमंत्री वहां पर जाकर बोल रहे हैं वो भी हम सुन रहे हैं और देश सुन रहा है
कि 40 विधायक। अब क्या प्रधानमंत्री के जिम्मे यही काम बचा है? किस राज्य के कितने विधायक किसके संपर्क में हैं, उनके संपर्क में है, उसके बाद सरकार गिरा दी जाए। आलोक शर्मा जी, आप कुछ बोल रहे थे। अरे भाई, उनको ठीक है, मैं आता हूं, जानना चाहिए। आलोक जी, लोग तो तराई कर रहे हैं, वहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी तराई कर रहे हैं। एक मिनट जफर जी, मुझे लगता है कि वहां पर मोदी जी को शायद वहां का कुल विधायकों की संख्या भी नहीं पता है। 294 विधायक हैं वेस्ट बंगाल में, 221 ममता जी के पास हैं, 40 आ भी जाएंगे तो भी 181 हैं, तब भी सरकार नहीं गिरती। तो मोदी साहब, आप क्या नौटंकी कर रहे हैं, क्या ड्रामा कर रहे हैं? क्या वहां के आपकी सरकार चली जाएगी और 40 विधायक मेरे संपर्क में हैं? देश का प्रधानमंत्री चुनाव चलते हुए ये कह रहा है कि दूसरी पार्टी के विधायक मेरे संपर्क में हैं। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या भारतीय लोकतंत्र को आप इतना कमजोर समझते हैं? अपने आप में नहीं, आप बताइए, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी आप सरकार गिनाने जा रहे हैं? लोकतंत्र को कमजोर नहीं, आप क्या सरकार गिनाने जा रहे हैं? मोदी जी, आपने तो टीम इंडिया की बात की थी जब प्रधानमंत्री बने थे कि वहां मुख्यमंत्री रहेंगे और मैं प्रधानमंत्री रहूंगा और टीम इंडिया काम करेगी। आज आप चुनाव के बीच में इतने बौखला करें। देखिए, हार रहे हैं आप, तो मान लिया आप 4 फेज के बाद आपका सुपड़ा साफ हो गया मोदी साहब, ये कंफर्म है। तो क्या आप हॉर्स ट्रेडिंग की तरफ बढ़ेंगे? क्या आप देश के प्रधानमंत्री हॉर्स ट्रेडिंग के इंडिकेशन दे रहे हैं कि 40 विधायकों को मैं नोटबंदी के पैसे से तोड़ लूंगा? क्या इसका मैसेज ये जा रहा है देश के अंदर? अरे भाई, आप नहीं, आप इसका उत्तर दीजिए कि 40 विधायक मेरे संपर्क में, प्रधानमंत्री जी ने क्यों कहा ये? टीएमसी का सुपड़ा। अरे भाई, मुझे केवल ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री को आज ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि 40 विधायक टीएमसी के मेरे संपर्क में? इसका औचित्य क्या है, आप समझा दीजिए। देश नहीं समझ पा है कि लोग वहां पर परेशान है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो आम जनता की क्या हालत होगी जिस तरह की वहां पर लोगों ने तो विधायकों को चुन लिया, उससे लोगों ने विधायकों को चुन लिया, लेकिन वो विधायकों को तोड़ क्यों रहे हैं? प्रधानमंत्री जरा ये बता दीजिए। क्या यही ऑपरेशन कमल वहां पर आप चला, और आपने उन्हें काम करने नहीं दिया, आप उन्हें गुंडा बना रहे हैं। बॉर्डर पर सरकारें सब नहीं, आप विधायक को विधायक एक लॉ मेकर का काम क्या है? आप धमकी दे रहे हैं, आप लोगों की आपसी लड़ाई हो गई, जनता को आप लोगों की आपसी लड़ाई हो गई। एक एक करके बोलेंगे तो बातें ज्यादा समझ में आएंगी। मैं सोच रहा था कि शायद आप लोग एक दूसरे की बात सुनकर एक दूसरे का जवाब देंगे, तो उस डिस्कशन को मैं भी सुनता और देश भी सुनता। वो सिर्फ जफर इस्लाम, एक बात बताइए, नहीं एक बात बताइए ना, एक तो जो आलोक जी ने कैलकुलेशन का सवाल उठाया, उस सवाल का जवाब दीजिए। क्या 40 विधायक लेकर आप लोग सरकार बना लेंगे? क्या इस तरीके का बयान देकर आप लोग दर्शाना क्या चाहते हैं? और प्रधानमंत्री पद पर जो बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी को यह बयान शोभा देता है क्या चुनावी मौसम के बीच में? नहीं, सुन लीजिए। अब आप सवाल सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। आप लंबा इससे बड़ा सवाल मत कीजिए कि आपको जवाब देने में फिर आपका समय कम हो जाए। मैं ये कह रहा हूं कि सवाल आपने कर लिया, सुन लीजिए जवाब। ये हमारी सरकार बनाने की कोई मंशा नहीं, तोड़ने की कोई मंशा नहीं। मैं हमारे जो प्रधानमंत्री ने कहा उसमें सिर्फ एक ही बात उन्होंने कही कि 40 लोग, मतलब एक बड़ी तादाद जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की नाखुश जो ओपनली आना चाहती है। बाकी लोग तो और भी ऐसे दब के वहां पर रह रहे हैं, इसलिए कि उनका काम है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का काम है कि अपनी जनता के लिए और जनता के हित में काम करें, उनके पुष्टि। नहीं, तो एक बात बताइए जफर इस्लाम, एक बात बताइए, क्या ये मानकर चले कि अगर 23 तारीख को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का काम है कि अपनी जनता के लिए और जनता के हित में काम करें, उनके पुष्टि। नहीं, तो एक बात बताइए जफर इस्लाम, एक बात बताइए, क्या ये मानकर चले कि अगर 23 तारीख को नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार गिरा देगी? हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखिए, हमारा सरकार गिराना और कोई ऐसा मकसद नहीं है। कांग्रेस की सरकार नहीं, तो फिर उनके विधायकों से बातचीत क्यों? क्रिकेट का गेम खेलना है क्या? क्रिकेट मैच खेलना है क्या, दोस्ताना मैच? इसलिए आप उनके विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। जो प्रावधान है उसका गलत इस्तेमाल कभी नहीं किया है, लेकिन वहां की जनता अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गिराएंगे तो उसमें मेरा क्या दोष है भाई? नहीं, उनके विधायकों से बातचीत क्यों चल रही है? फिर हमारा फ्रेंडली मैच खेलना है क्या? क्रिकेट मैच खेलना है क्या? आप कांग्रेस की मिसाल लीजिए। देखो, एक मिनट, कांग्रेस की मिसाल लीजिए ना। कांग्रेस से छोड़ के ममता बनर्जी गई, कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया, किया कि नहीं? अरे उनका सुपड़ा साफ हुआ, उनको कहां पर कैसे चुनाव लड़ना है छोड़ दीजिए ना। इनका भारतीय जनता पार्टी को लेकर इनकी आज रहने में 40 विधायक उनके संपर्क में है, बातचीत क्यों चल रही है 40 विधायकों से? आप बैकडोर से संपर्क में है, क्रिकेट मैच खेलना है क्या उनसे?
नहीं, संपर्क कैसे मिले देश के प्रधानमंत्री से, कब मिले, कहां मिले, कैसे संपर्क जो है वो बयान किसके सामने करे? अरे आप ये बताइए पहले इनसे, जब तृणमूल कांग्रेस बनी थी तो तब आप भूल गए थे सब कायदा कानून? नहीं, जफर जी जवाब नहीं दे रहे ना, क्या उनको पैसे का जवाब नहीं दे रहे? ठीक है, एक मिनट, आप दोनों लोग शांत होइए, दोनों लोग शांत होइए प्लीज। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद मैं डॉक्टर आर बालाशंकर और उमाकांत जी के पास जाऊंगा। माफी के साथ इस सेगमेंट में नहीं आ पाया, और सवाल यह कि क्या प्रधानमंत्री पद पर बैठे शख्स को इस तरीके का बयान देना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान शोभा देता है, और साथ ही क्या यह तय माना जाए कि अगर मोदी सरकार की वापसी होती तो बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार गिराएगी भारतीय जनता पार्टी? इस सवाल के साथ वापस लौटेंगे। ब्रेक बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर आर बालाशंकर हैं, उमाकांत जी हैं, आलोक शर्मा जी हैं और सैयद जफर इस्लाम हैं। डॉक्टर आर बालाशंकर, एक बात बताइए, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस तरीके की भाषा धमकी चलेगी पश्चिम बंगाल में? देखिए, पीएम तो पूरा मजा ले रहे थे। नहीं, मजे लेने वाली भाषा नहीं, सर, आप ये पूरा भाषण को सुनिए, उसका कॉन्टेक्स्ट देखिए। 4 दिन पहले पीएम ने बोला कि ममता जी मेरे को रसगुल्ला भेजते हैं, मेरे को कुर्ता भेजते हैं, ऐसा करके बोले। उसके बाद ममता जी ने बोले कि मैंने अगली बार उसको जो है ना मिट्टी वाला जो है ना रसगुल्ला भेजेंगे। उसके बाद पूरा भाषण का कॉन्टेक्स्ट आप देखिए कि राजनीति में हम लोग आजकल इतना ज्यादा सीरियस हो गया कि मजाकी अंदाज में जो बात बोलते हैं उसको भी इतना सीरियसली लेता है। डेलिबरेटली मोदी जी जो है ममता जी, नहीं, जफर इस्लाम तो बहुत सीरियसली जवाब दे रहे थे। नहीं, मैं जफर इस्लाम तो बहुत सीरियसली जवाब दे रहे थे। 40 के अलावा और भी विधायक है जिनसे बैठकर से बातचीत चल रही है। नहीं राकेश जी, एक दर्शक सुन रहे होंगे तो आपसे मजे ले रहे होंगे। नहीं, एक मिनट, ममता जी को डेलिबरेटली प्रोवोक कर रहे थे, क्योंकि ममता जी इज ऑलवेज। आप मतलब कमाल कर रहे हैं कि ये मजे ले रहे थे कि 40 विधायक मेरे संपर्क में। पूरा भाषण तो सुनिए, हम तो राजनीति को इतना ज्यादा जो है मोदीनामा पढ़ते पढ़ते आप मजे ले आप सुनिए, तो आप बीच में मत आइए। मोदी धमकी दे रहे हैं कि 40 विधायक मेरे संपर्क में 23 तारीख को सरकार। भाई साहब, आप कॉन्टेक्स्ट तो देखिए, पूरा कॉन्टेक्स्ट देखिए। 40 लोग है आया तो भी तो सरकार तो गिरेगा नहीं। बीजेपी के पास 2 ही एमएलए है, तो 2 आ गया तो भी 42 ही हो जाएगा। तो सरकार गिराने की बात कोई कही नहीं रहता। कोई धमकी का जफर इस्लाम कह रहे थे कि और भी विधायक हैं। यही सवाल तो आलोक जी ने उठाया, यही सवाल तो आलोक जी ने उठाया कि 3 विधायक पहले से आपके पास, 40 लेकर कहां से सरकार बनेगी? उन्होंने कहा कि और विधायक हैं। मैंने कब कहा मजे ले रहे थे क्या? मैंने कहा कि 40 लोग जफर इस्लाम भी मजे ले रहे थे। पॉलिसी से खुश नहीं है, ममता बनर्जी के गवर्नेंस मॉडल से खुश नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं, एक मिनट आलोक जी आता हूँ, एक मिनट आलोक जी, एक मिनट आलोक जी आता हूँ, एक मिनट आलोक जी। नहीं सर, ये बताइए ना, जफर इस्लाम भी मजे ले रहे थे क्या? नहीं, मैं तो पूरी कॉन्टेक्स्ट में देखिए, मैंने तो पत्रकार के नाते मैं तो उस भाषण को मैं भी उसी नाते पूछ रहा हूँ। मैं जवाब देना चाहता हूँ, मेरे को जवाब देने दीजिए। क्योंकि आ रहा हूँ जफर जी, एक मिनट। नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो इतना जो है। नहीं, मैं जवाब दूं क्या? एक मिनट आ रहा हूँ जफर जी, 2 मेहमानों ने अभी तक नहीं बोला, मैं उनसे सवाल ले लूँ फिर आता हूँ मैं। एक सेकंड बताए, प्राइम मिनिस्टर को इतना तो पता है कि वेस्ट बंगाल के अंदर 40 एमएलए धमकी के अंदाज में तो उन्होंने बोला ही नहीं। ठीक है, एक मिनट उमाकांत जी आता हूँ। उमाकांत जी का कमेंट, फिर इसी का जवाब मैं आपसे जफर जी लूंगा। एक बात बताइए, जैसा बालाशंकर जी ने बोला, ये मजे की भाषा मुझे तो नहीं लगी, और जफर इस्लाम भी बहुत गंभीरता के साथ जवाब दे रहे थे। देखिए, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं थोड़ा सा, मुझे आप टोकेंगे नहीं बीच में। मैं जितनी संसदीय प्रणाली और विधायिका की जो छोटी सी समझ मुझे है, उस हिसाब से किसी भी प्रदेश की या देश की कोई भी निर्वाचित विधि विधान से कोई भी निर्वाचित सरकार है, चाहे उससे आपके मतभेद है या दोस्ती है, उसको अगर वो निर्वाचन प्रक्रिया के तहत बनी है तो निर्वाचन प्रक्रिया के जरिए ही उसे हटाया जा सकता है। किसी की भी सरकार हो, भाजपा की हो, टीएमसी की हो, कांग्रेस की हो या किसी क्षेत्रीय पार्टी की हो। और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी की जगह विधायक तोड़े मरोड़े नहीं जाते हैं सर। मैं आपको बता रहा हूं, मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं। प्रधानमंत्री की जगह इस तरह का जो बयान है कि हम 40 विधायक हमारे संपर्क में हैं, अगर पार्टी का कोई छोटे लेवल का, राज्य लेवल का कोई पदाधिकारी देता तो वो माना जा सकता है, क्योंकि चुनावी जुमलों में इस तरह की बातें होती रहती है कि साहब ये हम गिरा देंगे, उखाड़ देंगे, पछाड़ देंगे। ये चुनावी जुमला, इसको चुनाव के बाद कहा जा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री एक बहुत सर्वोच्च पद है इस देश का, उस पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कांग्रेस के समय के प्रधानमंत्री हो, इस तरह का कोई भी गैर जिम्मेदार बयान जिससे संविधान
को और चुनाव पद्धति को सीधी चुनौती मिलती हो, संविधान को सीधी चुनौती मिलती हो। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ दल बदल कानून है। अगर दल बदल कानून में सारे एमएलए उस परिधि में आते हैं और वो पार्टी छोड़ते हैं तो उन पर तलवार लटकेगी, उनकी सदस्यता जाएगी, फिर दोबारा चुनाव। तो मुझे लगता है कि इस चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री जी ने और गैर जिम्मेदार ना ये बयान दिया है। जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। आप देखिए, दो चीजें बोलना चाहूंगा, जवाब दूंगा। उससे जवाब देने से पहले जो आपने एक बात कही, उस बात का गलत आपने जिक्र किया। मैंने कभी नहीं कहा कि और भी ज्वाइन करने वाले हैं। आपने कहा ना, जब आलोक जी ने सवाल उठाया था कि 3 विधायक पहले आपके पास 40 और ले लिए तो कहां से सरकार बनेगी, तब आपने कहा ना कि और भी आ सकते हैं। अभी अरे ऐसा नहीं, आप अपना वीडियो जाके देख लीजिए फिर से, उसके बाद आप बोलिएगा। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, आप नहीं बोल रहा हूं कि आप अपना वीडियो देख लीजिए। बंद करने जा रहे हैं। मैंने ये कहा कि हम तोड़ते नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने बराबर संविधान का गलत प्रयोग करके सरकारें तोड़ी है, सरकार को गिराई। हमने कभी गिराया नहीं और वो हमारी मंशा भी नहीं। लेकिन ये 40 के लोग के बारे में मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस, वहां टीएमसी जो है उस पार्टी की जो पॉलिसी से, गवर्नेंस मॉडल से खुश नहीं है। वहां जिस तरह से नहीं, तो ये आपने सपने में देखा क्या? जफर इस्लाम जी, क्या आपने सपने में देखा कि ऐसे कई विधायक हैं जो टीएमसी से खुश नहीं है, जो ममता बनर्जी से खुश नहीं है? किस तरह से सपने में आपने देखा क्या? को मार के गिराना, बातचीत के सपने में देख लिया करना है। तो ये आपके, ये मैं बार बार इस पॉइंट को और उसी कॉन्टेक्स्ट में ने एक हल्के से मतलब प्यार के अंदाजों से बोल दिया कि देखिए, इसका मतलब यह है कि वहां से इतने ज्यादा लोग भी नाखुश हैं। अपने ही गैंग में देखे ममता बनर्जी। नहीं, तो ये नाखुशी आप तक पहुंची कैसे जफर जी? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ये नाखुशी आप तक पहुंची कैसे? और ये हकीकत है, यही हकीकत है। आप बताइए, आप देखिए बंगाल का हाल क्या है। बंगाल में जिस ठीक है, आप जवाब नहीं दे रहे, वायलेंस है। ठीक है, मैं आता हूं। अभी भी आपने मूल सवाल का नहीं जवाब दिया। आप बोल रहे थे, ठीक है, एक मिनट जफर जी प्लीज। अगर आपकी जमीन खिसक रही तो आप वायलेंस का सहारा लेंगे? ठीक है जफर जी प्लीज, अब आलोक जी को भी सुन लीजिए। हमने कांग्रेस जी आलोक जी को भी सुन लीजिए। स्टेट में 2-3 स्टेट में जीती तो क्या हमने कोई वायलेंस का? हमने वहां 15 साल से थे और बहुत क्लोज। अब मैं सवाल पूछूंगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने भी किया? एक मिनट आलोक जी वायलेंस का, अरे आलोक जी को भी मौका दे लीजिए जफर जी प्लीज। प्रोसेस के खिलाफ है। ठीक है, प्लीज आलोक जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को इस तरह का वक्तव्य नहीं देना चाहिए था कि वहां पर गुंडा राज है और हम वहां पर वोट नहीं डालने दी जा रही है। उनको शायद मालूम नहीं है, थर्ड फेज में वेस्ट बंगाल में 81% वोटिंग हुई है, जो शायद थर्ड फेज में सबसे हाईएस्ट रही है। अब तीन यहां पर विषय है कि या तो मोदी जी धमकी दे रहे हैं, बाकी राज्यों को मैसेज दे रहे हैं, वोटर्स को धमकी दे रहे हैं। उसके बाद हो सकता है 81 से भी ज्यादा हो, लेकिन 81 एक बहुत रेस्पेक्टेबल, डिसेंट और बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज है। दूसरा, पहली चीज धमकी हो सकती है, दूसरा बौखलाहट हो सकती है कि वेस्ट बंगाल में जो अमित शाह जी कह रहे थे मेरी इतनी सीट आ रही है, उतनी आ रही है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं तो वो बौखलाहट है, उस तरह के मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। या फिर जो वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा कि पीएम साहब मजे ले रहे हैं, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। आज मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री ने तमाम हदें पार कर दी भारतीय लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने के लिए। एक देश का प्रधानमंत्री लोकसभा के चुनाव चलते हुए विधायकों की खरीद फरोख्त जैसी बात करता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं वो संपर्क में है। तो कैसे संपर्क में? मैंने बीजेपी के प्रवक्ता से बार बार पूछा, क्या टेलीफोन किया था उन्होंने, या मोदी जी के सपने में आए थे 40 के 40 वो बस में बैठकर? कैसे आए थे वो, किसके संपर्क में? मोदी जी तक कैसे उनका संपर्क बना? देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को। ठीक है, जवाब ले लेते हैं आलोक जी। आलोक जी जवाब ले लेते हैं। नोटिस इशू करना चाहिए आलोक जी, एक मिनट शांत हो जाइए। क्या आप खरीद जफर जी जवाब दीजिए, धमकी, बौखलाहट और क्या ये सपने में विधायक आए थे क्या? देखिए, ये वो लोग हैं जो 100 चूहे खा के आज हमें ज्ञान देने चले हैं। अरे हकीकत तो जाके देखिए अपना इतिहास। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जी महोदय, आपकी इसका मतलब वही कर रहे हैं कि जो पहले हुआ था वही आप कर रहे हैं अनेक बार। कितनी नहीं, आप हमें केवल बताइए मोदी जी ने आज क्यों कहा ये बौखलाहट है, धमकी है, दो में से बोल दे उस सरकारों को कांग्रेस घाटी निकला है। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो सिर्फ इतना बोला कि ये लोग, अरे बौखलाहट तो स्कैम में और बौखलाहट आप में है, बौखलाहट ममता बनर्जी में है, उनकी जमीन खिसक रही है, आप तो खत्म हो चुके हैं। आप तो वहां से आपका ऑलरेडी हो चुका है, आपका तो नस्त नाबूद हो चुके हैं वहां से, वेस्ट बंगाल से आपकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी
मोदी जी से बाय बाय का समय आ गया, देश की जनता अब बाय बाय करेगी। क्या जमीन खिसकी है? नहीं जफर जी, ये तो बता दीजिए, धमकी बौखलाहट क्या है? को दिक्कत आ रही है ये पश्चिम बंगाल में धमकी बौखलाहट क्या है? इस तरीके का बयान हमारे पास देखिए, मजाक एक आवश्यकता पड़ी देश के प्रधानमंत्री को 40 विधायकों के संपर्क में आने की, क्या कारण था? मैसेज दिया कि खुद अपने टीएमसी कैंप में खुश नहीं है, वहां के लोग वहां की सरकार से खुश नहीं है। ये लाइटर में नहीं बोला था, उन्होंने कहा दीदी कान सुनकर खोलकर सुन लो। और तीसरा वाक्य था कि 23 तारीख के बाद तुम्हारी सरकार गिर जाएगी, तुम्हारे विधायक टूट जाएंगे। प्रधानमंत्री ने जो बोला बिल्कुल ये लाइटर नोट नहीं है। एक सवाल जफर जी जवाब दीजिए, फिर मैं मिशा हमारे साथ जुड़ चुकी है, हम रुक करेंगे मिशा का कि पोलिंग परसेंटेज को लेकर जो पुख्ता तौर पर अपडेट, जो आखिरी जानकारी आ गई है जफर जी, लेकिन उससे पहले प्लीज बताइए, जो धमकी, एक मिनट सुन लीजिए ना आप लोग, दाएं बाएं पूरी बातचीत हो जाती है, जो सवाल होता है उसका जवाब आप लोग नहीं देते हैं। 3 विकल्प है आपके पास, कोई एक विकल्प आप सुनिए। 1 मिनट जफर इस्लाम जी प्लीज। धमकी, बौखलाहट या फिर बालाशंकर जी ने जैसे कहा मजाक, तीनों में से क्या? अरे इनके लिए क्या है, ये तो वैसे ही खत्म हो चुके, इनको क्या, इनके पास कोई ऑप्शन? अरे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप कांग्रेस पार्टी पर चले जा रहे हैं, वो खत्म हो चुका है, बचे हुए आप छोड़ दीजिए ना उसकी चिंता। उसकी चिंता करने के लिए कांग्रेस पार्टी है, उसका थिंक टैंक है, छोड़ दीजिए ना इसकी चिंता कांग्रेस की करना। मैं तो सिर्फ ये मैंने पूछा प्रधानमंत्री का बयान धमकी, बौखलाहट या मजाक जैसा बालाशंकर जी ने कहा, वहां की तीनों में से आपका जवाब क्या है? मजाक में एक बौखलाहट या मजे ले रहे हैं, मैसेज सीरियस है। मैं बोल रहा हूं, सुन लीजिए, मजाक में मैसेज है लेकिन मैसेज में सच्चाई है। नहीं अब ये सच्चाई है कि वहां पर मैसेज में वहां पर मजाक खेल रहे हैं क्या? मजाक में सीरियस मजाक खेला जा रहा है। राकेश जी, ब्रेकिंग न्यूज है ये कि देश के प्रधानमंत्री धमकी दे रहे हैं सीरियस मैसेज देके कि जहां जहां बॉर्डर पर सरकार है सबको गिरा दूंगा। मजाक में सच्चाई है, सीरियस मैसेज है इसके अंदर, सच्चाई है। यही कंक्लूजन है राकेश जी आज की आपकी डिबेट का। ठीक है, मैं एक मिनट कर लूं, इसी सवाल के साथ मैं आगे आऊंगा। इसी सवाल के साथ मिशा बताइए, क्या कुछ पोलिंग परसेंटेज को लेकर लास्ट अपडेट आपके पास? शुक्रिया राकेश। अब आपको बता देते हैं, चौथे चरण की वोटिंग के साथ ही ज्यादातर सीटों पर मतदान जो है वो संपन्न हो गया है और कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब तक जिन सीटों पर वोटिंग हुई है उसे लेकर 2 तरह की बातें कही जा रही हैं। एक तबका कह रहा है कि मोदी लहर का असर बरकरार है और दूसरा तबका कह रहा है कि इस बार वोटरों की मिजाज बदल चुकी है। हकीकत क्या है इसे जानने की हम कोशिश करेंगे, मगर अब तक चुनाव किसके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहा है, कितना महत्वपूर्ण रहा है, ये समझने के लिए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझा देते हैं। 373 सीटें हैं जिन पर 373 सीटों में से किसके किस पास क्या आया, जिन पर अब तक वोटिंग हो चुकी है, वो तो हमें 23 मई को पता चलेगा, लेकिन 2014 में क्या हुआ था वो आपको जरूर समझा देते हैं। उससे हम समझ पाएंगे कि क्या कुछ इस बार के रुझान या किस तरह की एक्सपेक्टेशंस इस बार पार्टीज रख सकती हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मतदान का ग्राफ अगर आप देखें, चौथे चरण का ये स्टेटस है, ये परसेंटेज है। 2019 में 62% वोट्स इस बार चौथे चरण में पोल हुई हैं। अब पहला चरण जो है उसका हम आपको ग्राफिकल कंपैरिजन दिखा रहे हैं कि 2019-2014 में कितना फर्क पड़ा। ऑलमोस्ट 69% 2019 का ये डेटा है। फर्स्ट फेज में इतना 70% कह सकते हैं हम इसको, राउंड अबाउट कर दें तो पहले चरण में 70% तक पहुंचा। 2014 में हालांकि 72% था। दूसरे चरण का हम कंपैरिजन कर लेते हैं 2019 में, ये भी ऑलमोस्ट 69.17 है, जिसको हम अगर राउंड फिगर मान लें तो 70 कह सकते हैं 2014 में, जबकि 65% था। तो पहले और दूसरे चरण में आपको समझा दिया। और तीसरे चरण में देखिए 2019 में 63.24% वोट्स पोल हुए, जबकि 2014 में 70% था। तो किसी फेज में ज्यादा किसी में कम बेशक रहे हैं, लेकिन औसत उतना ही वोटिंग परसेंटेज दर्ज किया जा सकता है। ये हम कह सकते हैं मोटे तौर पर। 2019 की अगर बात करें तो चौथा फेज जो आज संपन्न हुआ है, 71 सीट्स 71 सीटों पर 8 राज्यों में आज वोटिंग परसेंटेज 62% रहा है। अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यह भी समझा देते हैं कि 2014 में क्या सिचुएशन थी 373 सीटों को लेकर। तो सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की। देखिए बीजेपी 166 सीट्स आई थी बीजेपी के पास,
कांग्रेस के पास 37 सीटें आई थी, माफ कीजिएगा 37 सीटें कांग्रेस के पास आई थी, AIADMK के पास 6 थी और बीजेडी के पास 20, शिवसेना के पास 18 और अदर्स के खाते में 69 सीट्स चली गई थी। ये 2014 का गणित हम आपको समझा रहे हैं, किस तरह से सीट्स के 373 सीट्स के, यानी कि अभी तक की जो सिचुएशन है 2019 की, उसी के साथ हम कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि 2014 में क्या कुछ हुआ था इस सिचुएशन तक। अब आपके सामने जो ग्राफिक आ रहा है उसमें हम बता रहे हैं कि 373 का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। अब बचा है 170 की बाजी अभी लगनी बाकी है, यानी कि 3 फेज अब बाकी है, 4 का फैसला कैद हो चुका है। ये ग्राफिक समझाता है कि 4 चरण की जो वोटिंग है वो खत्म हो गई है, 3 चरण अभी बाकी हैं। ये 3 भी बेहद अहम हैं क्योंकि ये 3 और 24 दिन बाकी है। 24 दिन अगले जो है वो तय करेंगे कि हमारे देश में अगली सरकार कौन बनाने जा रहा है। 3 अहम चरण अभी बाकी है, 4 आज कंप्लीट हो गए हैं, 24 दिन मात्र बाकी हैं और हमारे देश को 23 मई को नई सरकार मिल जाएगी। लोग चुन लेंगे, ईवीएम में फैसले 4 चरणों के बंद हो चुके हैं, 3 चरण अभी और बाकी हैं। इस ग्राफिक के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 943 उम्मीदवारों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो गई है। चौथे चरण की हम बात कर रहे हैं, 8 राज्य, 71 सीटें, जिस पर आपका और हमारी किस्मत का फैसला तय हो रहा है। आगे बढ़ते हैं तो ये कुल मिला के जो स्टैट्स है वो हमने समझाने की कोशिश की है, किस तरह से 373 सीट्स का फैसला आज तक अब तक 4 फेजेस में कंप्लीट हो गया है, ईवीएम में कैद हो गया है। हालांकि फैसला हमारे सबके सामने 23 मई को आएगा। ओवर टू यू राकेश। शुक्रिया मिशा। और मिशा ने जो बड़ी बात बताई है, जो बड़ी खबर है पोलिंग परसेंटेज को लेकर, वो ये बड़ी खबर है कि 10% पोलिंग परसेंटेज में गिरावट आई है 2014 की तुलना में। यानी 2014 में इन 71 सीटों पर 72% मतदान हुआ था और 2019 में 62%। अब ये 10% जो गिरावट आई है वो किसको नुकसान पहुंचाएगी, इसकी असल तस्वीर तो 23 तारीख को साफ होगी और इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन जो बात जफर इस्लाम ने कही, मैं वहीं से शुरू करूंगा। बालाशंकर जी, आपने मजाक कहा था, उन्होंने कह दिया कि मजाक में सीरियस है। देखिए, बंगाल में जो स्थिति बन रहा है वो तो बहुत ही क्लियर है। पूरा नहीं तो क्लियर है तो क्या मान ले 23 मई दीदी की सरकार गई? नहीं, मैं ये नहीं बता रहा हूं। उधर का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, ऐसे कि पूरा बीजेपी वर्सेस टीएमसी जो तृणमूल कांग्रेस हो गया, तो दो तरफ का तो पूरा पोलराइज हो गया कि वोटर। और उसका प्राइम मिनिस्टर ने जो बोला है उसके बारे में मैं अभी भी बताता हूं। उन्होंने जो बोला उसमें कोई धमकी का कोई लांछन नहीं था और उसका इतना राष्ट्र। अरे सर, जफर इस्लाम ने कह दिया कि मजाक में सीरियस है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 23 तारीख को गई सरकार, इसको क्या माने सर? नहीं, ममता जी ने जो मिट्टी की बात बोला, मिट्टी के साथ जो है रसगुल्ला भेजने की बात बोला। मोदी जी ने नहीं, ममता जी ने जो मिट्टी की बात बोला, मिट्टी के साथ जो है रसगुल्ला भेजने की बात बोला। मोदी जी ने उसके बोला कि माँ मिट्टी का नाम ममता जी ने सरकार में आया तो मिट्टी उनसे तो खिसक रहे हैं, ये उन्होंने करते हैं भाई। ठीक है, 1 मिनट आलोक जी, उमाकांत जी, आप बोलना चाह रहे थे। आलोक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं आलोक जी आप लोगों के फायदे की बात बता रहा हूं। आप लोगों के फायदे की बात इसलिए बता रहा हूं कि देखिए, किसी भी सरकार को गिराना और बैठाना और उसको बहुमत से हटाना, देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 23 तारीख को सरकार गिरेगी। 2 बार किसी भी सरकार सवाल किया था जफर जी, सवाल का मतलब ही तो समझा करिए ना। मैंने अपना कोई वर्डिक्ट दिया था, कांग्रेस वाले मैंने सवाल पूछा, आप बोल देते हैं कि मजाक में सीरियस है, आप बोल देते हैं मजाक में सीरियस है। प्रधानमंत्री जाकर कह देते हैं कि 40 विधायक आप कह देते हैं कि और भी हो सकता है। इन्होंने कह दिया मजाक, आपको कह दिया मजाक में सीरियस है। उसके बाद मैंने सवाल पूछ दिया कि क्या 23 मई को दीदी की सरकार सवाल कभी समझ में आने लगा। एसआर बोमई के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि किसी भी सरकार को वहाँ गुंडागर्दी के बारे में वोटों के जरिए फ्लोर ऑफ द हाउस पर गिराया जा सकता है। आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सवाल क्या अगर वो सरकार अनुमति लाती है फ्लोर ऑफ द हाउस पर उसको किया जा सकता है। और नहीं तो क्या होगा, आप लोग कहेंगे जल्दी से आप बात खत्म करें। नहीं तो होगा क्या कि नहीं तो अगर 23 तारीख को अगर सरकार नहीं गिरी और एमएलए ने रिजाइन नहीं किया, टीएमसी नहीं छोड़ी, तो फिर आप ही के पार्टी के नेता कहेंगे वो तो जुमला था,
नहीं, ऐसा वो तो हंसी मजाक थी, तो इसलिए इस तरह का बयान बहुत गंभीर बयान है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी एक सर्वोच्च पद है, बहुत गंभीर बातें करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, तो उनकी बात कहा कि गंभीरता से लेना चाहिए। अभी थोड़ी सी बातचीत की कमी है। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी 24 दिन बाकी और 24 दिन में अलग अलग मुद्दों पर जोरदार तरीके से चर्चा होती भी रहेगी और 23 तारीख को तस्वीर साफ होगी, किसकी सरकार आती है, किसकी सरकार जाती है, सरकार में बने रहने का मौका प्रधानमंत्री मोदी को मिलता है या फिर नहीं मिलता है। आज के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।